पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के इस सेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपका दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन से रिलेटेड रहने वाला आपका ये चैप्टर है, यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर। देखिए, हम ना आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। वो बात ये है कि एक्चुअल में कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप कहिए तो मैं उसको स्किप कर दूँ। बाकी मुझे करवाने में कोई इशू भी नहीं है और अभी मेरे पास समय भी है, हम उनको करवा देंगे। लेकिन अगर आप कहो तो मैं उन चैप्टर्स को स्किप कर दूं या उनकी हेडिंग्स ही आप लोगों को केवल एक बार ऐसे ही दिखा करके बढ़ा दूं। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज का टॉपिक शुरू करते हैं आपका, जो कि आपका रहने वाला है डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। सबसे पहली बात तो टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो देखिए, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझना है या रटना है। केवल वर्डिंग को समझ लो और कुछ नहीं। जैसे आप यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं ना, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। भाई, आप कहीं एक शहर के कोने से बैठ करके क्लास देख रहे हो, मैं कहीं एक शहर के कोने से आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो ये भी आपका कैसा दूरस्थ शिक्षा का ही उदाहरण है। अच्छा, मुक्त शिक्षा किन के लिए होती है मैम? हमने कहा मुक्त शिक्षा बोलते हैं ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन के लिए आपकी कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये सुविधा प्रदान करती हैं। इसका मतलब क्या होता है मैम? तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप कोई अपनी जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आप कुछ जैसे फीमेल्स होती हैं या मेल्स को भी काउंट करेंगे जो कॉलेज जा पाने में क्या होती है, असमर्थ होती हैं। वो कॉलेज नहीं जा सकती हैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ और वी कैन से डिट फैमिली इश्यूज़, और भी कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं उनके कॉलेज ना जाने पे। तो ऐसी बच्चियां या ऐसे जो बच्चे जो कॉलेज जा करके पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एजुकेशन को आज वो अपनी डिग्री ओपन यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एमए वगैरह करना है, कुछ भी करना है, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, इग्नू आपको एक मिल जाएगी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी। यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है और यहाँ से आप ऐसे भी कोर्सेज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस आपको केवल असाइनमेंट जमा करने पड़ेंगे और जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम या ईयरली जो एग्ज़ाम होते होंगे वो आपको देने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिसको आज के हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। तो एक बार हम यही चाहेंगे आपसे कि अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और जो हमने बात पूछी है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। पेपर 1 की आपकी कंप्लीट थ्योरी क्लास विद नियर अबाउट 500 MCQs उसमें हमने इंक्लूड कर दिया है प्लेलिस्ट में, तो आप वो देख सकते हैं। और उनके अलावा अगर आपको 1300 से ज़्यादा MCQs सॉल्व करने हैं तो आप एक बार मेरे कहने पर, हम नहीं कहते सब सब्जेक्ट की, केवल पेपर 1 के आप MCQs ले करके देखो, जा करके ई नोट्स के सेक्शन में जा करके केवल MCQs ले लो बस पेपर 1 के, ठीक है। तो उससे आपको खुद आइडिया लगेगा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, है ना। अब MCQs है तो क्वांटिटी भी मैटर करती है। हमने आपको उसमें 1300 MCQs दे दिया है, क्वालिटी तो मैटर करती है, लेकिन जब MCQs की बात आ जाए तो वहाँ पर क्वांटिटी भी मैटर करने लगती है कि आपने कितना कुछ पढ़ रखा है, क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है। तो इस वजह से आपको अगर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। बहुत जल्द आपको हम लगभग 15 दिन का, 10 से 15 दिन का आप हमको समय दो, हम आपके लिए योगा के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत मतलब यूज़फुल होंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा, दूरस्थ और मुक्त जो आपकी शिक्षा है इसकी क्या अवधारणा है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि दूर बैठकर सीखना, दूरस्थ का मतलब ही क्या है, दूर बैठकर सीखना, और जहाँ पर टीचर क्या हो, आपके समक्ष ना हो, है ना। अवधारणा के अनुसार एक अधिगमकर्ता क्या करता है, कक्षा कक्ष तथा शिक्षा संस्थान से दूर इंटरनेट के माध्यम से अधिगम करता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो बच्चा सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है, इंटरनेट के माध्यम से सीख रहा होता है, ठीक। उसके बाद में इस प्रणाली में अधिगमकर्ता शिक्षक के संपर्क से दूर होता है। मतलब जैसे आप लोग स्कूल में क्या है, टीचर के सामने वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, आपने नहीं कंप्लीट किया, आपको डांट रहा है, पिटाई कर रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब टीचर सामने ही नहीं है तो वो क्या ही आपको मारेगा, क्या ही आपको डांटेगा, है ना।
इसमें क्या होता है, जो टीचर यानी कि जो शिक्षक और जो अधिगमकर्ता होता है यानी कि जो लर्नर होता है, जैसे हम और आप, तो जो संपर्क होता है वो इनका कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे हो सकता है कि आप क्लास कंप्यूटर से देख रहे हो या मोबाइल से देख रहे हो, मोबाइल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो शिक्षक के संपर्क से वो दूर से होता है, चाहे मेल के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू, इत्यादि के थ्रू, मतलब बहुत से आजकल तो ऑप्शन चल गए, जूम हो गया आपका, सब लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशंस भी एक तो बनवा रखे हैं आजकल, है ना। तो ये सारे क्या हैं, दूरस्थ शिक्षा के आपके क्या मीडियम से। इसी के साथ में भारत में इसके अंतर्गत आपकी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जो आपके हमने बताई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, इग्नू, ये विश्वविद्यालय संस्थान तथा विश्वविद्यालय इसमें क्या है, शामिल हैं। तो इसके साथ आप कर सकते हैं अपनी दूर से बैठ करके भी डिग्री कंप्लीट। दूरस्थ शिक्षा का सीधा संपर्क किससे होता है, ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग से होता है। इसकी जो क्लासेस, जो बुक्स, जो सब कुछ अवेलेबल होता है वो आपका ई के माध्यम से, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सारा कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके फ़ोन पे, आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कहीं फिजिकली आपको दौड़ भाग नहीं करनी है। अब दूरस्थ शिक्षा से संबंधित शब्द जो है उससे ये बात कर लेंगे। देखो दूरस्थ शिक्षा जो है, अगर आपसे पूछा जाए ये कैसी शिक्षा है, ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ठीक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये आपसे क्या, कि दूरस्थ शिक्षा, तो दूरस्थ शिक्षा आपको आप अनौपचारिक शिक्षा के भी नाम से जान सकते हैं, आप इसको अपारंपरिक शिक्षा भी कह सकते हैं, आप इसको मुक्त शिक्षा भी नाम दे सकते हैं, आप इसको पत्राचार शिक्षा भी कह सकते हैं। इन जैसे शब्द को के पर्यायवाची के रूप में इसको समझा जाता है। वर्तमान समय में उपयोग हो रहे हैं ये शब्द उनके सही अर्थ के विषय में संदेह उत्पन्न करते हैं। ये संदेह तब और बढ़ जाता है जब इन सभी शब्दों को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जाता है। अच्छा, अनौपचारिक का मतलब हमने आपको इंग्लिश में एक बार बताया, अभी ये इनफॉर्मल एजुकेशन, जो आप स्कूल में अपनी एजुकेशन गेन कर रहे हो वो आपकी फॉर्मल के अंतर्गत आएगी, वो आपकी किसके अंतर्गत आएंगे, औपचारिक के अंतर्गत आएगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्री प्लान, प्री डिसाइडेड होती हैं। लेकिन अनौपचारिक के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, औपचारिक शिक्षा का एक विस्तृत और लचीला रूप है, क्योंकि इसमें समय, स्थान, सत्र एवं प्रवेश के नियम सरल, लचीले और व्यापक होते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइमली, सिक्योरली, है ना, और होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है इसमें। मतलब जैसे मान लो आपने एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया आपने, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में दो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत मतलब सुविधाजनक होती हैं। तो जो आपके हार्टनेक थे, इन्होंने अपारंपरिक शिक्षा को लेकर के कह लो, या आप कह लो कि दूरस्थ शिक्षा को लेकर के, या आप कह लो अनौपचारिक शिक्षा को लेकर के, इन्होंने कहा कि शिक्षण अनुभवों का एक युग्म है जो समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। मतलब ये क्या है, शिक्षण अनुभव, यानी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, गेन कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कोई आपको स्थान और समय की पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भैया 30 साल के हो तो एमए नहीं कर सकते हो, या भैया अगर आप यूपी, या आप मान लो कहीं विदेश में, मतलब विदेश तो नहीं कह सकते, कहीं मान लीजिए आप 200 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं तो आप कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। ये सब कुछ नहीं होता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा की सीमा जहाँ समाप्त होती है, समझिए बात को, जहाँ से फॉर्मल एजुकेशन की लिमिट खत्म होती है, वहीं से आपकी अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्रारंभ होती है, और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। डी स्कूलिंग क्या है, तो डी, अब देखो यही सब क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं पेपर में। इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे ये कुछ नहीं पता होता है किसी को। अगर क्वेश्चन पेपर इजी बनेगा तो मेन तो ये पूछ लेगा कि क्वेश्चन में कुछ भी आपसे मतलब ऐसा पूछेगा, जैसे सर्जन रिपोर्ट से पूछ लिया, मैकाले के विरोध पत्र से नॉर्मल पूछ लिया, और अगर उसको क्वेश्चन पेपर टफ बनाना होगा तो वो उसके अंदर की चीज़ें पूछेगा कि उसमें कितने भाग थे, भाग में चौथे भाग में क्या कहा गया, उससे संबंधित। तो वही बात है कि इसलिए पढ़ो सब कुछ, हमारा मतलब है ना। तो बस हम यही चाहते हैं कि भाई अगर मैं थ्योरी क्लास दे रही हूँ तो आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दो आप कि मैम ये नहीं समझ में आया, ये इसको आप दूसरे दिन समझा दो, तो मैं उसको दूसरे दिन क्लास में कवर अप कर दूँगी। लेकिन पढ़ो ज़रूर। और एक काम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करना है मैम, क्या, हमने कहा आप हमारी सब बात मानते हो, दिस आई नो वेरी वेल, बट आप एक काम नहीं मानते हो मैम, क्या, हमने कहा कॉलेज ग्रुप में आपने शेयर नहीं की मेरी क्लासेस, केवल आप MCQs वाली जो है ना, इजी नोट्स वाली, वो वाली शेयर कर दो, ताकि बच्चे क्या कर पाएँ, चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, चीज़ों को पढ़ पाएँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य है जन जन तक पहुँचना, जन शिक्षा जैसे पढ़ाई है ना हमने वैसे ही। ठीक है, अब देखो
बात क्या है डी स्कूलिंग की। तो डी स्कूलिंग शब्द किसने रेखांकित किया है? तो डी स्कूलिंग शब्द इवॉन इलिच की शैक्षिक अवधारणा है। ये एक क्या है? दर्शन है, एक फिलॉसफी है जो इनफॉर्मल एजुकेशन की कह सकते हैं हम अवधारणा को रेखांकित करता है। साधारण भाषा में अगर हम बात करें कि मैम डी स्कूलिंग होता क्या है, हमने कहा डी स्कूलिंग से मतलब है शिक्षा को विद्यालय की सीमाओं से बाहर निकालना। शिक्षा को यानी कि एजुकेशन को, जो आपके स्कूल्स हैं इनकी लिमिट से बाहर निकाल देना भैया। ये शिक्षा औपचारिक प्रणाली के सभी जटिलताओं से पृथक और मुक्त होती है, उसका समर्थन करती है, जैसे एक समय पर प्रवेश, निश्चित कक्षा, नियमित उपस्थिति, है ना, कि मतलब रेगुलर आओ और 10 बजे मतलब कहने का 8 बजे प्रेयर होती है तो आप 8 बजे स्कूल कैंपस में होने चाहिए, रेगुलर आइए, इतने परसेंटेज होने चाहिए आपके अटेंडेंस के, है ना, या आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आप इतने ईयर्स के हों, है ना, ये सब चीज़ों से मुक्त होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? इवॉन इलिच ने डी स्कूलिंग के माध्यम से। इन्होंने सन 1970 के प्रारंभ में एक ऐसे शैक्षिक भविष्य की कल्पना कर रहे थे जिसमें पारंपरिक कक्षा का स्वामित्व ज्ञान संबंधों को परिवर्तित किया गया हो। डी स्कूलिंग शिक्षा में शिक्षा को विद्यालय के भौतिक वातावरण से बाहर लाने की बात कही गई है, जिसमें मुख्यतः सभी शैक्षणिक संस्थान आपके सम्मिलित हैं। पत्राचार शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो पत्राचार शिक्षा आपकी एक ऐसी शिक्षा है जिसमें अध्येता या छात्रों को मुद्रित सामग्री डाक द्वारा संप्रेषित की जाती है। उसके बाद में जो आपके लैगे थे, इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें पत्राचार को लेकर के कही। इन्होंने क्या कहा? देखो, पत्राचार शिक्षा एक शब्द है, इसको समझो कि इन्होंने होता क्या है। पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो शिक्षक यानी कि टीचर एवं शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, इनके मध्य संपर्क के बिना यानी कि बिना कांटेक्ट के डाक द्वारा संचालित होती है। किसके माध्यम से? पोस्ट के माध्यम से, डाक के द्वारा संचालित होती है। इसमें शिक्षण लिखित या टेप द्वारा रिकॉर्डेड की गई सामग्री द्वारा होती है जो छात्रों को भेजा जाता है। ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए ऑडियो कोर्स एक तरीके का, जिसके अंतर्गत आपको हम सारी बुक्स प्रोवाइड करवा दें, ठीक है, और जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको रिकॉर्ड कर दें। जैसे हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, हम क्या करें, ये रिकॉर्ड करके एक चिप में पूरा दे दें आप लोगों को, और जितनी इंपॉर्टेंट मेरी बुक्स हैं, मेरी जो भी PDF है, उनका आपको हार्ड कॉपी के माध्यम से आपके हम घर तक भेज दें पूरा सिस्टम, ठीक। तो आपका जब मन आए आप अपने चिप या पेन ड्राइव अपना उस पर लगाइए, सिस्टम पे अपना क्लास देखिए, अपना हार्ड कॉपी नोट्स और बुक्स के माध्यम से पढ़ो। तो ये आपकी शिक्षा किसके अंतर्गत आ जाएगी? किसके अंतर्गत? पत्राचार के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात आती है मुक्त शिक्षा की। ओपन एजुकेशन क्या होता है? मुक्त शिक्षा प्रणाली में प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम की अवधि, नियमों में आदि में अत्यधिक लचीलापन, यानी कि बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें संस्था की सहायता व्यवस्था एवं नियंत्रण के नियम कठोर ना होकर के, यानी कि बहुत हार्ड नहीं होते। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर कहीं बच्चे का मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है, तब कहीं जा करके बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कठोर ना होकर के कैसी है, बहुत ही ज़्यादा लचीली और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप स्थिर और उदार होती है, ठीक। दूरस्थ शिक्षा हमने आपको बताई दी है, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है। इसमें क्या होता है? स्वतंत्र अध्ययन होता है। स्वतंत्र दिगम या अध्ययन शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? तो वेडमेयर ने किया है। ये लाइन याद रखिएगा, किसने किया? तो वेडमेयर ने किया है। गृह अध्ययन, इसको आप स्वीडिश स्कूल ऑफ देखो, ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो छात्र के अध्ययन के लिए घर पर रूपांकित की गई, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो गई, अभी नई नई शादी हुई, तो भाई मोस्टली यही होता है ससुराल में कि आप कॉलेज नहीं जाइए, अभी आप नई बहू हैं एंड ऑल, वो सब चीज़ें देखिए हम लोग कितना भी कह लें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से अच्छे भी घर में जाएंगे तब भी उनका यही सिनेरियो रहता है कि आप अब कॉलेज नहीं जाइए अभी कुछ दिन तक, क्योंकि अभी आप नहीं हैं, है ना। तो इस फॉर्मेट में भी अगर ऐसी कोई चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, तब भी वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकती है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो गृह अध्ययन कर सकती है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वीडिश स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गृह अध्ययन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? स्वीडिश स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के द्वारा ये किया गया था। ये शब्द यूरोप तक ही अधिक सीमित है, साथ ही कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आपके कुछ संस्थानों पर भी उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपके बाह्य अध्ययन है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग आपको ऑस्ट्रेलिया में होता है, और इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र को बिना शिक्षण के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से परीक्षा उत्तीर्ण करने का भी अवसर दिया जाता है, ठीक है। और इन सबका भाव नहीं बताता, जो आप दूरस्थ शिक्षा शब्द का अर्थ समझते हैं ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। परिसर से बाहर अध्ययन, यानी कि जिनको आप ऑफ कैंपस स्टडी कहते हैं। ऑफ कैंपस स्टडी का मतलब होता है इस शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो इसमें परिसर के अंदर के बंधनों से मुक्ति होती है। ये प्रशांत क्षेत्र जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में विस्तृत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। किसका?
ऑफ कैंपस स्टडी का। इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कैंपस के अंदर बैठ के एजुकेशन यानी कि पढ़ाई करो। दीवार के बाहर अध्ययन, स्टडी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इसका प्रयोग आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि दीवार के बाहर अध्ययन, स्टडी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ये अवधारणा कहाँ उपयोग की जाती है? तो ये आपकी न्यूजीलैंड में की जाती है ना। ये दूरस्थ शिक्षा के ही तरीके से आपका होता है। सेम इसी तरीके से लगभग दीवार रहित अध्ययन क्या होता है? ये अमेरिका के लिए मुक्त अधिगम आंदोलन है जो जीविका एवं जीवन अनुभवों के लिए शैक्षिक सीख प्रदान करता है तथा शिक्षण एवं अधिगम कोर्सेज का संगठन भी करता है। उसके बाद में है दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताओ। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि मीनिंग क्या है आपका, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा क्या है? याद रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली है और इसमें शिक्षक तथा छात्र का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जैसे क्लास में भाई बच्चे को जब भी आप स्कूल में पढ़ाते होगे तो भाई ये रहा आपका मतलब जिसको आप पढ़ा रहे हैं आपके स्टूडेंट्स, है ना, और ये रही आप जो आप एक मतलब टेबल पे आराम से बैठी हुई हैं यहाँ पर, है ना, और आप बच्चों को एक डंडा लेकर के यहाँ से पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग सामने एक दूसरे को देख पा रहे हो। लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग होती है इसमें जो संबंध प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर स्थित शिक्षा, अर्थात दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना, जैसे आप और हम, है ना। दूसरे शब्दों में शिक्षा देने वाले अर्थात और शिक्षार्थी के मध्य दूरी होते हुए भी जो आपकी शिक्षा प्रदान की जाती है उसको आप क्या कहते हैं? इसे ही आप मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षण की व्यवस्था कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसीलिए देखो हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। दूरस्थ शिक्षा शब्द का प्रयोग कब सर्वप्रथम किया गया? तो सन 1982 से शुरू हुआ था, जब 4 दशक पुरानी पत्राचार शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद आपकी कौन सी? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, और जिसको आप ICCE के नाम से जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ICCE का फुल फॉर्म भी, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डिंग एजुकेशन ने अपना नाम बदलकर दूरस्थ शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि क्या रख लिया था? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, और या फिर आप इसको ICCE का नाम बदल करके ICDE कर दिया गया था। ICDE का मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। इस परिषद में विश्व के लगभग 50 सदस्य हैं, मतलब जो आपके 50 कंट्रीज़ हैं वो सब इसके सदस्य हैं, और इसके परिणाम स्वरूप भारत सहित समस्त विश्व में पत्राचार शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहा जाने लगा। मतलब जिसको आप पहले पत्राचार कहते थे ना, वही दूरस्थ शिक्षा एक तरीके से। जैसे ऐसे समझो, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको घर में मम्मी गुल्लू, है ना, और कुछ भी बउआ, है ना, पप्पू, कुछ भी कहती हैं, तो वैसे ही ना बहुत प्यार से जो नाम होते हैं एक तरीके से, फिर वो आगे जा कर के जब स्कूल का नाम रखना होता है तो पता चलने लग दिया अभिनव, है ना, कुछ भी आन्या, कुछ भी नाम रख देते हैं, तो अच्छा सा वैसे ही समझो पत्राचार शिक्षा का नाम बदल के क्या हो गया? दूरस्थ शिक्षा। तो जैक फॉक्स के अनुसार कहा गया कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताएं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से क्या होती है? थोड़ा सा भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। जो आपका शिक्षा शब्दकोश है उसके अनुसार कहा गया कि पत्राचार अन्वेषण अथवा पत्राचार शिक्षा एक शैक्षिक, सरकारी अथवा व्यापारिक संस्था अथवा अभिकरण द्वारा संचालित डाक और अन्य माध्यम से शिक्षण की एक व्यवस्था। इस तरीके से अलग अलग जो आपके हैं उन्होंने वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कह लो आप उनको, एजुकेशनल फिलोसफर्स कह लो, उन्होंने अपनी बात कही है। दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति और विशेषताओं के विषय में अगर हम बात करें तो दूरस्थ शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है जिसमें शिक्षा प्रदान करने की कई विधियां समाहित होती हैं, परंतु दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक एवं छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संबंध का अभाव रहता है। ये हमने आपको पहले भी बताया। इस प्रणाली में शिक्षक क्या करता है? कक्षा तथा विद्यालय से कि इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अब जो आपकी ओपन एजुकेशन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, इसकी जो प्रकृति है वो विशेषताएं हैं वो क्या है? सबसे पहली बात तो उदार और समांतर प्रणाली, यानी कि ये एक नवाचार है जो कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली की तुलना में अत्यंत उदार है। उदार का मतलब कैसा? लिबरल। लिबरल का मतलब जिसके तहत आप अपने डिप्लोमा डिग्रियां प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुविधाजनक तरीके के साथ। डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतांत्रिक है, और शिक्षक छात्र विभेद नहीं है इसमें। उसके बाद में औद्योगिककृत रूप भी है इसका, साथ में छात्र केंद्रित होती है। ये देखो
छात्र केंद्रित कह सकते हैं आप, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर का कोई वश नहीं होता कि आप रेगुलर आइए या अटेंडेंस में आपकी इतने परसेंटेज होनी चाहिए या आप इस एज के हैं या आप ये एंट्रेंस दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्टूडेंट पर डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं। इस पर द्विपक्षीय संपर्क एवं संवाद व्यवस्था के माध्यम से इसमें शिक्षक एवं छात्रों का संबंध आमने सामने का नहीं होता है, इसमें अधूरापन का भी अनुभव होता है। इसके संपर्क कार्यक्रम से द्विपक्षीय संवाद व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से शिक्षक एवं छात्रों के मध्य द्विपक्षीय संपर्क भी बना रहता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी कि इनडायरेक्टली वे में लर्निंग होती है, संस्थागत नहीं है, यानी कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता जहाँ पर आप रेगुलर जाकर के क्लास अटेंड करो। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से, जैसे शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जैसे आपकी मुद्रित और अमुद्रित यानी कि प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आप अपने स्टडीज़ को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाओ। इसके अंतर्गत आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, व्यक्ति आधारित होती है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है भाई लेक्चर तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप एक बार देखो 10 बार देख लो, किताब है आपके पास, आप एक बार नोट्स बना करके पढ़ो, 10 बार पढ़ो, ये सब चीज़ें होती हैं, ईजिली एक्सेसिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल मेथड होता है। और ये सबसे पहली बात तो मितव्यय, जितने में देखो आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, जितना आपका रुपए किराया में जाने आने खाने पीने में लग जाता है उतने में आपका एक डिस्टेंस लर्निंग से पूरा आप एक पूरा कोर्स कर लोगे। जैसे कोई बच्चे होंगे जिन्होंने एमए नहीं किया होगा इसी वजह से कि रोज़ जाना आना पड़ेगा, तो आप लोग एक पता करिएगा, इग्नू से आप एमए कर सकते हैं, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य क्या थे भाई, आखिर ये क्यों आई, इसका क्या गोल था? तो उन लोगों को अधिगम के अवसर प्रदान करना जो कम आए, यानी देखो पहली बात तो ये बहुत कम रुपए में भी हो जाता है ना, और अधिक आयु यानी कि जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, जैसे वो नहीं एडमिशन ले पाते रेगुलर उसमें, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। दूरी यानी कि जो बहुत दूर है और पढ़ना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे बहुत ज़्यादा इंटीरियर जगह, गाँव के अंदर गाँव के है, पता चले तो वो जाना आना आसानी से नहीं कर पा रहे अपना, तो उनके लिए भी अच्छी सुविधा देती है। शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना, उसके साथ में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना, साथ में सीखने वाले को उनकी रुचियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में हुए वर्तमान विकास एवं सुधारों से अवगत कराना। दूरस्थ शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व होता है, यानी कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसकी जो है नीड होती है। तो देखो नीड और इम्पोर्टेंस यानी कि ज़रूरत तो है ही। हमने आपको बताया भाई जब लोग जिस चीज़ की कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, भाई लोगों को आवश्यकता पड़ी तभी तो इस चीज़ का आविष्कार हुआ, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन का आविष्कार हुआ, क्योंकि इसकी हमें क्या थी, आवश्यकता थी, नीड थी, है ना। तो इसकी शिक्षा अधिक आबादी वाले देशों के लिए क्या है, वरदान है। भाई जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ के लिए ये क्या है, एक प्रकार का वरदान है, और इसके माध्यम से सभी को शिक्षा एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। निजी व्यवसाय एवं सेवा में लगे व्यक्तियों को भी इससे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। इसके द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सुलभ हो जाते हैं। ये व्यक्ति विशेष की शैक्षिक योग्य की अभिवृद्धि में भी सहायक होती है। दूरस्थ शिक्षा 21वीं सदी में लोकतंत्र स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण अनुशासन संबंधी अस्तित्व के साथ शैक्षिक जगत में नवीन इतिहास का सृजन कर रही है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का क्या है, समानार्थी बन चुकी है। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे आप देख पाते होंगे घर के बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई लड़का है तो पता चले उसको डाटा का अपने बिजनेस संभालना है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं जा सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे एक मेल हो चाहे एक फीमेल हो, मैं सिर्फ फीमेल को नहीं इसमें इंक्लूड करूँगी। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ कोई जॉब के साथ भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, जिनको शौक होता है पढ़ने का, तो वो भी बच्चे इसके माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और उनकी डिग्री भी क्या होगी, मान्य होती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी आवश्यकता एवं महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से अगर समझना चाहोगे तो एक प्रकार का ज्ञान का विस्फोट समझ लो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ज्ञान अत्यधिक तीव्र गति से विकसित हो रहा है। सीधी सी बात है, आज से ये मान के चलो कोई 30 साल पहले अगर बीएड करना चाहे तो उसको कॉलेज जा करके ही शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती होगी। अब क्या है, जब से आपकी ये टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीकी आ गई, आदमी गूगल से है ना, यूट्यूब से जो कॉलेज होते हैं उनके अपना व्हाट्सएप के माध्यम से अपना चीज़ें भेजा करते हैं, अपना आदमी पढ़ाई कर सकता है। तो इससे क्या हो रही है, राष्ट्र की प्रगति भी हो रही है, और जो जनसंख्या है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के साथ में ये एक बहुत सुविधाजनक ऑप्शन है। संवैधानिक दायित्व की भी पूर्ति होती है, और इसको कमाते हुए भी सीखा जा सकता है। यानी कि जैसे आपकी जॉब है, आप बिजनेस है, उसके साथ साथ भी आप इसमें अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्वीनियंट आपकी एक्सेस होती है, कम व्यय,
यानी कि लेस स्पेंडेबल एजुकेशन सिस्टम है। इसमें रुपए आपके कम लगेंगे, सीख आप पूरा जाएंगे और पास करके डिग्री भी मिल जाएगी। औपचारिक शिक्षा संस्थाओं का नामांकन दबाव कम करने में भी सहायक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप कॉलेज में ही पढ़िए, इंस्टीट्यूट में भी पढ़िए, आप कहीं से भी अपना एजुकेशन ले सकते हैं। इस प्रकार से भारत में शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा से संबंधित लेकिन इश्यूज क्या होते हैं, समवर्ती मुद्दे, आपका यही टॉपिक ही है कि कंकरेंट इश्यूज क्या है। मतलब अगर कोई बच्चा इससे पढ़ाई कर रहा है तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, ये समझो। तो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय, भाई सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो कह सकते हैं लवेबल एक तरीके की एजुकेशन है वो आपकी दूरस्थ शिक्षा, ये मोस्ट वांटेड जिसको आप कह सकते हैं, है ना। तो इसको औपचारिक शिक्षा के रूप में विकसित हो रही है, परंतु इसमें अनेक समस्याएं भी है। इन समस्याओं के कारण दूरस्थ शिक्षा की गुणात्मक एवं प्रभावशीलता में कमी आ गई है, यानी कि जो इसकी क्वालिटी थी ना उसमें कमी आ गई है। क्या कमी आई है? तो इसमें दूरस्थ शिक्षक संबंधी समस्या, जैसे बहुत से जो टीचर्स है ना वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। इसमें अध्यापक और अध्येता में दूरी होने से अध्यापक में शिक्षा व्यवस्था के प्रति लगाव ही उत्पन्न नहीं हो पाता। उसके बाद एक चीज़ वैसे भी है कि अगर आप सामने से देख किसी बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो वो पढ़ाने में मज़ा, और जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं दूर बैठ के, तो ये पढ़ाने में मज़ा एकदम अलग है। कहने का आशय ये है कि हम आप लोगों के साथ कनेक्टेड तो फील करते हैं, लेकिन हम शायद आपसे उतना नहीं जुड़ पाएँ। अगर हम कहीं ऑफलाइन आपको पढ़ा रहे होते तो हमारे और आपके बीच की जो मधुरता होती, जो प्रगाढ़ता होती, जो संबंध होते, जो रिस्पेक्ट होती, वो एक अनदर लेवल पे होती, जो दूरस्थ शिक्षा में प्राप्त नहीं कर पाता है, चाहे वो आपका अधिगम करता हो, चाहे वो आपका शिक्षक ही क्यों ना हो। अध्यापक और अध्येता के बीच दूरी होने के कारण, अध्यापक अध्येता का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट, इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इनकी नीड्स होती हैं, वो आसानी के साथ में सॉल्व आउट नहीं की जा सकती हैं, है ना। इसी तरीके से बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है अगर उसको कुछ पूछना है ना। अधिकांश देखा गया है कि जो विद्यार्थी होते हैं दूरस्थ शिक्षा को सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते। मतलब आप लोगों के दिमाग में पॉजिटिव, मतलब लोगों के मन में पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं है कि वो इस चीज़ से पढ़ाई करें, दूरस्थ शिक्षा से पढ़ें, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से अपनी तैयारी करें। पाठ्यक्रम कक्षाएं, व्यक्तिगत संपर्क भी बहुत प्रभावशाली न होने के कारण इसमें जो अध्येता होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें नीरसता का अनुभव देखा गया है। दूरस्थ शिक्षा के प्रबंधन में भी समस्याएं होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन इज दैट अत्यधिक व्यापकता के कारण क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में क्रियाकलापों का निरीक्षण नहीं हो पाता है। ज़्यादातर जानकारियाँ समय से प्रेषित नहीं हो पाती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अंशकालिक विभाग द्वारा पूर्ण रूप से संचालित होने के कारण प्रबंधन में रुचि और संलग्नता का अभाव पाया जाता है। साथ में शिक्षा में अधिक पाठ्यक्रम, यानी कि ज़्यादा सिलेबस होने के कारण उसकी उपयोगिता, जो उसका यूज़ है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। दूरस्थ शिक्षा के प्रति समाज का भी अपरिपक्व दृष्टिकोण है, यानी कि इसका महत्व कम होने के कारण समाज में औपचारिक शिक्षा को भाई अधिक महत्व देते हैं। मतलब अगर आप रोज़ कॉलेज जा रहे हैं तो इसका मतलब वो आप अच्छा कर रहे हैं, इससे पढ़ाई कर ली, तो वो लोग मानते नहीं कि हाँ इसे अपन घर में रात रहे, पढ़ ली, इनको बहुत वहाँ डिग्री खरीद ली, नहीं एक तरीके से वो अपना इस तरीके से लोग समझते हैं। इसी तरीके से छात्र सहयोग सेवाओं से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। इसमें दबाव में आकर के अध्यापक को स्टूडेंट के संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण करना पड़ता है, और अध्यापक एवं अध्येता स्व शिक्षण सामग्री के अभाव में संपर्क कक्षाओं के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाते। पृथकता की समस्या होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ सेपरेशन। सीधी सी बात है, टीचर स्टूडेंट के पास नहीं है, स्टूडेंट टीचर के पास नहीं है, टीचर के और बच्चों में क्लासरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। और भारत में दूरस्थ और मुक्त शिक्षा से संबंधित जो मुद्दों का समाधान है वो किस चीज़ से किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात प्रिपरेशन, तैयारी, यानी कि जो इसका पाठ्यक्रम है, जो इसका सिलेबस है, इसमें प्रवेश लेने से पूर्व विश्वविद्यालय एवं छात्र दोनों की तैयारी करनी चाहिए, और एक ऐसे विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम की आवश्यकता के विषय में जानकारी भी होनी चाहिए, है ना। मतलब जो भी आप बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करें पत्राचार के माध्यम से या जैसे भी प्रौद्योगिकी की मदद से, तो पहले एक बार सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या जो बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अंतर्गत, ये टॉपिक्स हम उनको दे रहे हैं, तो क्या इसका उपयोग है, क्या ये यूज़फुल है, क्या इनकी एक्चुअल में नीड्स है, क्या आज के समय में इनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में प्रौद्योगिकी में सुधार होना चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्ट को आसानी से जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर, प्रोटेक्टिव ऑनलाइन बैक अकाउंट, ये रूम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि एक ईजिली तरीके से हम सभी बच्चों को एक पूरे बैच में कनेक्ट कर पाएँ, उनकी जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उनको उनकी डिग्री प्रोवाइड करवा पाएँ, बहुत ही आसानी के साथ चीज़ें हों।
बहुत ज़्यादा बच्चों को डरना ना पड़े कि हाय कॉलेज में कोई नहीं होगा तो हम किस टीचर से पूछेंगे कि हमारे पेपर कम है क्या है। तो बच्चों के अंदर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि इसमें कभी कोई समस्या ही ना उनको लगे। अगर मैं NEP 2020 में दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के विषय में चर्चा करूँ कि इसमें क्या कहा गया है, तो ये भी समझो, क्योंकि अब आप ये समझिए कि कोई भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको NEP 2020 के दृष्टिकोण से ज़रूर पढ़ो, क्योंकि NEP 2020 अब ये मान के चलिए रामबाण है आपके लिए। चाहे आपका यूपी टेट की परीक्षा भविष्य में जो होने वाली है, चाहे भविष्य में जो आपकी शिक्षक भर्तियां हो रही हों, अब चाहे आपके BEd की ही पेपर क्यों ना हो, इन सब में आपके NEP 2020 के मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि अगर एग्जामिनर को नॉर्मल क्वेश्चन पूछना होगा तो कभी कभी वो आपको NEP 2020 से उस क्वेश्चन को कनेक्ट करके भी पूछ सकता है। इसलिए हर एक क्षेत्र में आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ में अब हम ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी। वो जानकारी ये है कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो PG पॉइंट के नाम से जुड़ जाइएगा। एग्जाम टाइम पे कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये कि आप ऐप इंस्टॉल करो। ये नहीं सोचो कि वहाँ सिर्फ पेड ही PDF है। भैया वहाँ पर जो आपका ये 300-350 की हमने MCQs क्लास दी है, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी 2 सब्जेक्ट की अवेलेबल है। आप फ्री कोर्सेज में जाकर के या फ्री नोट्स के जाकर के देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको 1300 से ज़्यादा MCQs पढ़ना है तो आप PG पॉइंट ऐप में पेड के सेक्शन में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। कुल मिला के पढ़ते रहिए ज़रूर से ज़रूर। और बाकी अगर कोई समस्या है किसी को कुछ भी, तो भैया हमसे इंस्टाग्राम हमारी ID है PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। भले देर सवेर रिप्लाई मिले, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में अब देखो, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा को हम लोग ज़रा NEP 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें तो इसके अध्ययन के दौरान हुए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा यानी कि ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अभ्यासी होने के कारण सर्वप्रथम इस कथन पर ध्यान केंद्रित होता है कि ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसी प्राकृतिक मार्ग का प्रदान करती है। कदाचित ये पहली बार है कि देश के किसी शिक्षा नीति ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की प्रासंगिकता को इतने स्पष्ट तरीके से स्वीकृत किया है। पूरी शिक्षा नीति में जिन स्थानों पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता को चिन्हित किया गया, वहाँ समस्त स्थानों से इससे उच्चतम गुणवत्ता निश्चित करने एवं परिवर्तित परिदृश्य के अनुसार स्वयं को नवीन प्रारूप और परिलक्षित कर देश में शिक्षा के विकास के सक्रिय एवं सकारात्मक योगदान की अपेक्षा की गई है। यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे इसकी नीड है, लेकिन वहाँ के लोगों को इसकी सटीक जानकारी नहीं है ना, तो वो देना किसका काम है? सरकार का, हम सबका है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पहली वृहत भूमिका की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 5.23 में शिक्षक शिक्षा में अभी आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंगित भी किया गया है कि वर्षों से सेवारत जो अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों के सेवाकालीन प्रबोधन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है आपका, जिसको आप IGNOU के नाम से जानते हैं, और जो आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन है, इनके उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो पुनः एक बार दूर दराज के शिक्षार्थियों एवं सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने की अपेक्षा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा से की गई एवं साथ ही साथ अन्य कई संस्थानों को ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने के मौके उपलब्ध कराने की ओर इंगित किया गया। कहने का आशय ये है कि मतलब जैसे भी मान लो एक यूनिवर्सिटी करा रही है, 2 यूनिवर्सिटी करा रही है, तो इस चीज़ को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराएं, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया है ना। इसी तरीके से आपको पूरा बताया गया है यहाँ पर कि हर एक पॉइंट में कहाँ पर क्या कहा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, है ना। अब जो आपको पढ़ना है वो कल हम पढ़ाएंगे आपको टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन यानी कि प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो आपका 3rd चैप्टर रहने वाला है यूनिट 2 का। बहुत ज़्यादा आपको घबराहट हो जाएगी अगर मैं आपको बता दूं, यूनिट जो आपकी ये है ना, कौन सी भैया, यूनिट आपकी 2, इसके अंतर्गत शायद 14 से 15 आपकी क्लासेस होंगी, क्योंकि इसमें चैप्टर ही जैसे ये 2.3 है ना, इसी तरीके से 2.14-15 तक होगा लगभग, है ना। तो अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से आपने भी देख लिया कि भारत में 21वीं सदी में उन्नति के मार्ग पर अगर ले जाना है तो इस चीज़ को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, जो ऑनलाइन शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विकास के लिए भी बहुत सारे आपके प्रयास किए हैं, नो डाउट, ठीक।
तो हम अब PDF तो नहीं दिखाएंगे, आप लोग खुद ही देख चुके होंगे बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से। 1300 से प्लस क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के। हम तो कहते हैं कुछ नहीं करो, आप नोट्स नहीं लो, कोर्स नहीं लो, कुछ भी ना करो, केवल आप MCQs जो हमने ऐप पे प्रोवाइड कर रखा है वो देख लो, और जो हम आपको ये फ्री क्लासेस यूट्यूब पे दे रहे हैं ये देख लो। अगर आप केवल ये दोनों काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, अभी हम कुछ नहीं अपने मुंह से कहेंगे। जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, जिस दिन हम एनालिसिस करवा रहे होंगे, उस दिन आपको स्क्रीनशॉट के साथ में प्रूफ करेंगे कि देखो अब समझ में आई बात। तो देखो बात वही है, देखो अगर आप अभी लोगे तब भी आपको उतना ही पढ़ने का समय ज़्यादा मिल जाएगा। आप कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम एग्ज़ाम टाइम मैम के MCQs ले लेंगे, बस उस समय मैम कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे और हम पढ़ लेंगे एक दिन में। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप आज ले लोगे तो एटलीस्ट आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ तो कर पाओगे, है ना। मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर पाओगे तो उसमें आपका अलग ही बेनिफिट होना है, ठीक है, लॉस कहीं नहीं है आपका। तो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। जिन्होंने नहीं लिया है MCQ ज़रूर ले लीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट कहिए या सलाह, कुछ भी समझिए जो आप हमको समझते हैं। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम ID PG पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ना, टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ना, ये सब काम आपके नैतिक कार्य हैं जो मतलब जैसे आपके डेली हाउस होल्ड वर्क इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे आपको ये भी करना ही होगा, ठीक। इसके बाद में जो हम आपका तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, जो भी आपका थोड़ा सा ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है बट हाँ ओके इसी तरीके से हम पढ़ा देंगे। उसके बाद में गुणवत्ता, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कहाँ से शुरू होगा ये हम आपको बता दें। चौथा चैप्टर भी ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कह भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ें शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं चैप्टर नंबर 6 के बाद से, ठीक है। ये वाला जो आपका एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, लेट मी शो यू, हाँ यहाँ से। तो देखो ऐसा है कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ से आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट सारी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से 110% MCQs बनेंगे। मैम 10% ज़्यादा गारंटी ले रही है? हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा जैसे कि अब इन्हीं को चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। NCERT एक चैप्टर बन गया, NCT एक चैप्टर बना दिया, NAC एक चैप्टर बना दिया, SCERT और डाइट एक चैप्टर बना दिया। इस तरीके से आपके ये जो 5 चैप्टर्स होंगे वो रामबाण होंगे। क्या होंगे भैया? रामबाण होंगे। तो बहुत जल्द इनको कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे पहले जो 3-4 चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर दें, फिर आपको यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 2 एक ऐसी यूनिट है कि इससे आपके पेपर में कम से कम, जो बच्चा हमसे ये यूनिट 2 अच्छे से पढ़ लेगा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन 25 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछे जाएंगे। कितने पेपर में आपको कम से कम 25 से ज़्यादा ही देखने को मिल जाएंगे, कम नहीं। किससे? केवल और केवल आपकी यूनिट 2 से आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए अब इसको सीरियसली होकर के पढ़ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, ठीक। फिर हम करेंगे सेशन को यहीं से एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।